एम्बिशन। जिंदगी में एम्बिशियस होना बहुत बढ़िया चीज है। मतलब अगर कोई इंसान एम्बिशियस नहीं है तो जिंदगी में वो मजा नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी, सपने वो नहीं जो आप सो करके देखें, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। ये बात अच्छी लगती है, लेकिन एक इंसान अपने एम्बिशन के चलते किस हद तक जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो जिंदगी में बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं एंड इसी के चलते कई लोग यहाँ पर काले जादू का सहारा भी लेते हैं, नाम को छोटा करा लेते हैं, नाम बदल लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, बॉलीवुड में भी ऐसा बहुत होता है कि बहुत से एक्टर्स ने अपने नाम बदलवा लिए और उनको लगता है कि उनका जो करियर है वो स्पाइक अप हो जाएगा। एम्बिशियस होते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन क्या कोई इंसान इतना एम्बिशियस हो सकता है कि वो बिल्कुल पागल हो जाए, वो उस काम में इतना डूब जाए, इतना डूब जाए कि खाने पीने का उसको कुछ ना मालूम हो, ना सोने का ठिकाना, ना जागने का ठिकाना, कुछ उसे ना मालूम हो, सिर्फ वो काम करता रहे और वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। आज की कहानी जो है ये ऐसे ही एक एम्बिशियस लड़के के बारे में है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के के बारे में नहीं है, ये दो लड़कों के बारे में है। एंड माइंड यू, इस कहानी के अंदर बहुत खून खराबा होने वाला है, बहुत से लोग मरेंगे इस कहानी के अंदर, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि जो वो सौदा करने वाला है उसके चलते वो यहां पे कितनों की जान लेगा इसका अंदाजा उसे तक नहीं है। तो आज की कहानी है ईशान खान के बारे में। ईशान एक बहुत ही अच्छा लड़का था और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा था। फैमिली की तरफ से काम को लेकर के कोई प्रेशर नहीं था। उसकी फैमिली जयपुर से बिलोंग करती थी और वो भी जयपुर का ही रहने वाला था और वेल रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता था। पेरेंट्स का अच्छा खासा बिजनेस था, पापा बिजनेसमैन, मम्मी भी बिजनेसमैन एज वेल एज हाउसवाइफ। ईशान को बहुत नाजों से पाला गया और सबसे अच्छी बात ईशान की यही थी कि उसे किसी भी तरीके की कोई बुरी आदत नहीं थी। शराब, जुआ, इन सब चीजों से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं। लेकिन एक बात थी उसके अंदर कि उसे अपने आप को प्रूफ करना था। जिंदगी में वो लोगों के ताने सुन सुन के थक चुका था कि तुम तो अमीर बाप की औलाद हो, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भाई बैठे बैठे करोड़ों का तुम्हें यहाँ पे जो है काम मिल गया, तुम्हें क्या करने की जरूरत है। उसे ये चीजें ठीक लगती थी, बट कुछ तो वो चाहता था कि वो प्रूफ करे, बट क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। 3-4 चीजें उसने आजमा ली थी। उसकी उम्र कुछ 25 साल के आसपास रही होगी। ईशान अभी भी कंफ्यूज्ड था कि वो क्या करे और अब तो समाज में उसकी थू थू और होने लगी कि भाई देखो, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, बातें बहुत बनाता है बट हिम्मत नहीं है। ईशान को एक चीज का शौक था, वो था हॉरर। उसे हॉरर चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। हॉरर फिल्म्स हो गई, हॉरर जगहें हो गई, ये उसे बहुत पसंद थी। एंड उसने जयपुर के अंदर जितनी भी हॉन्टेड प्लेसेस थी उन्हें एक्सप्लोर कर रखा था। एंड इसी के साथ भांगड़ वगैरह हर जगह वो गया था। उसका सामना आज तक कभी किसी भूत से नहीं हुआ। ईशान ब्रेव लड़का था और वो ऐसा भी नहीं था कि वो भूत प्रेत को बुलाए। लेकिन इंसान का दिमाग कब और कहां भटक जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। ईशान सब कुछ कर चुका, बहुत सी हॉन्टेड प्लेसेस पर चला गया, बहुत सी बुक्स पढ़ ली। अब उसका मन करता था कि वो कुछ हॉरर नॉवेल्स यहाँ पे लिखे या फिर अलग किस्म की हॉरर कहानियां, शॉर्ट हो गई, लॉन्ग हो गई, जो भी हो, वो उन्हें लिखना चाहता था। मगर उसके पास कमी थी तो सिर्फ आइडियाज की। अब भाई आइडिया तुम्हारे पास नहीं है, अगर आइडिया हो तो कोई भी लिख ले, मगर वो आइडिया कहां से लाए। वो क्रिएटिव जरूर था लेकिन फिल्मों को देख करके वो अलग स्टोरी नहीं बना पाता था, ना ही वो सीरियल को देख करके या फिर हॉन्टेड जगहों को देख करके कोई कहानी बना पाता था। उसने बहुत कोशिशें करी, 1-2 कहानियां उसने पब्लिश भी कर डाली, अपने दोस्तों को दिखाई तो उसके दोस्त भी बहुत अच्छे थे। ऐसा मैंने
बहुत कम लोगों की जिंदगी में देखा है कि पेरेंट्स भी अच्छे हों और दोस्त भी अच्छे हों। नहीं तो दोस्त ऐसे लोगों के जो इतने अमीर लोग हों, उनके दोस्त ज़्यादातर चाटुकार ही होते हैं। बट ईशान का केस डिफरेंट था। ईशान के कुछ करीबी 2-3 दोस्त थे जो बचपन से ही उसके साथ थे, एंड उसकी एक गर्लफ्रेंड थी रश्मि। इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। रश्मि उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसको अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसने अपनी कहानियों को अपने दोस्तों को और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया। वो सभी लोगों ने कहा कि भाई कहानियों में दम नहीं है, कहने को हम झूठ बोल दें लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। तेरी कहानियों में सस्पेंस नहीं है, मज़ा नहीं है और एक स्पूकी वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कहानी ज़बरदस्त नहीं लग रही। ईशान का दिल काफ़ी टूट गया। ईशान इन सब चीज़ों से ऊब चुका था। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो जयपुर को छोड़ करके इधर उत्तराखंड चला जाएगा। उत्तराखंड में उसकी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। उसके पेरेंट्स बेसिकली वहीं से बिलोंग करते थे, सो उसकी एक प्रॉपर्टी थी, वो वहाँ चला गया। और एक फार्म हाउस समझ लीजिए उसका वो था। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी और उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, तो उसने कहा कि रीज़न यही है यार, मुझे लगता है शायद वहाँ पे आइडियाज़ आएँ और पहाड़ों की स्टोरीज काफ़ी अलग होती हैं, तो वहाँ पे मैं लोगों से पूछ सकता हूँ। इन लोगों ने कहा भाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस्से हैं भूत प्रेतों के, तुझे यहाँ नहीं मिल रहे तो ऑल ओवर इंडिया क्या ही मिलेंगे। उसने कहा नहीं यार, मेरा थोड़ा मन कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। रश्मि को उसने ये बात नहीं बताई थी। वो चला गया, वहाँ पे वो जाता है, कुछ 2-4 दिन वो रहा। उसने पूरा एटमॉस्फेयर स्पूकी बना लिया, लाइटिंग वाइटिंग करवा ली अपने घर के अंदर, और उसे लगा कि इससे आइडियाज आते होंगे। सारे उसने तिगड़म बिठा लिए बट आइडियाज नहीं आ रहे थे। वो दुखी हो गया। अब वो चाहता तो यही था कि वो नॉवल वगैरह लिखे, लेकिन वो क्या करे, तो वो एक बुक स्टोर पे गया और आज उसने बुक स्टोर पे जाकर के ये कहा भैया एक ऐसी बुक दिखाओ जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। उसने कोई हॉरर नॉवल वाली बुक नहीं मांगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत पढ़ चुका था। उसने कहा मुझे ऐसी चीज दो, जो ऐसी बुक दो जो मेरी इच्छाओं को पूरा कर सके, या फिर एटलीस्ट मुझे नए आइडियाज दे सके, मुझे मोटिवेट कर सके, ऐसा कुछ हो तो बताओ। उसने काफी सारी बुक्स दी। ईशान ने उन बुक्स को देखा लेकिन उसे कोई मजा नहीं आ रहा था। उसने कहा ये नहीं, कोई ऐसी बुक जो मेरी इच्छाओं को पूरा कर सके। दुकानदार समझ चुका था कि इसका इशारा कहीं और है। उसने कहा ठीक है सर, आपको मैं एक नहीं 5 बुक्स दूंगा, लेकिन वो 5 बुक्स जो हैं वो उस एक बुक के साथ आएगी, उसके साथ जुड़ी हुई होंगी वो। ईशान ने कहा नो प्रॉब्लम, बताओ बुक क्या है। उसने एक बुक दिखाई जो करीब इतनी मोटी होगी। अब आप समझ सकते हैं इतनी मोटी बुक, तो उसके पेजेस कुछ 1000 के आसपास होंगे, इतनी मोटी बुक थी वो। उसका ऊपर का कवर जो था वो ऐसा देखने में लग रहा था कि बहुत पुराना हो। बुक के ऊपर धूल नहीं थी, बुक वेल मेंटेन थी। कागज जो थे वो पीले पड़े हुए थे, तो समझ में आता है कि बुक पुरानी थी। इसी के साथ में जो उसका कवर था वो ऐसे था कि कुछ जैसे वुड से काटा हुआ हो, मतलब स्पेशली उस बुक को बनाया गया हो। और उसकी कीमत देख के लग रहा था कि अच्छे खासी हजारों में होगी, ये 50-60 हजार की किताब होगी, इससे छोटी नहीं। ये कवर ही बहुत ज्यादा यूनिक था उसका। ईशान ने कहा ठीक है, और बाकी चार उसने बुक दिखाई। उन चारों के जो टाइटल वगैरह थे वो कुछ काले जादू से रिलेटेड थे, और वो बुक्स थी नई इन द सेंस कि कवर जैसे होता है ना बुक का, पतला सा, आज के जमाने में जैसी किताबें आती हैं पतला कवर होता है, उसको आप खोलेंगे तो इधर इंट्रोडक्शन बाकी सब कुछ इस तरीके से उधर लिखा हुआ था। ये चारों किताबें उसने देखी तो इसमें कुछ काले जादू से रिलेटेड लिखा था। उसने उससे पूछा भैया एक बात बताओ, आखिर ये बुक क्या है, इसको मैं खोल के देख लूं? उसने कहा सर आपकी चीज है, खोलिए। पहले तो ईशान ने किताब को उठाया और उसको पलट के देखा कि राइटर का कहीं नाम वाम लिखा है कि नहीं, बट कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा था, कोई राइटर का नाम नहीं था, बस एक कवर था और अंदर पेपर्स थे।
उसे लगा चलो कोई बात नहीं, अंदर नाम होगा। बुक खोल के उसने देखा, 1000 के 1000 पन्ने पलट डाले उसने। उन पेपरों पे एक भी शब्द नहीं लिखा था। कंप्लीट ब्लैंक, कंप्लीट ब्लैंक। ईशान को लगा ये कैसा मजाक है मेरे साथ। उसने कहा भैया ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये क्या किताब है, आपको क्या लग रहा है कि आप मुझे लूट लेंगे और मैं लूट जाऊंगा आपसे, कितने की किताब है। उसने कहा मालिक ये सारी किताबें महज 200 रुपए की हैं। 200 रुपए की वर्थ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जितनी मोटी वो किताब थी और जितनी वो कॉम्प्लीमेंट्री किताब साथ में दे रहा था, उन्हें बेचने भी जाओ तो ऑलमोस्ट 200 की बिकेंगी वो, इतनी उनकी रकम थी। वो लगभग कबाड़ी के रेट में उन्हें बेच रहा था। उसने कहा अच्छा कैसे यूज करना है इस किताब को, ये भी बता दो। उसने कहा सर ये किताब जो है, ध्यान से सुनना, ये किताब जो है ये आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। आपसे किसी चीज की डिमांड करेगी, एक बार, सिर्फ एक बार आप उस डिमांड को फुलफिल कीजिए, उसके बाद ये किताब कोई आपकी एक डिमांड पूरी कर देगी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना दिमाग लगा करके उससे कौन सी चीज मांगे। लेकिन हां सर, ये जो मांगेगी ना वो आपको देना पड़ेगा। ईशान ने काले जादू के बारे में पढ़ा था, तो उसे लगा कि शायद किसी की बलि वगैरह देने की बात होगी। उसने पूछा भी ऐसा ही कुछ। दुकानदार ने कहा नहीं सर, बलि नहीं, बहुत छोटी सी चीज ही आपसे मांगेगी जो आपके पास उस वक्त पर मौजूद हो, बलि वगैरह नहीं। मैंने तो यूज नहीं किया, देखो मैं तो टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं आपको बता सकता हूं मैंने यूज नहीं किया, बाकी आप देख लो आपको चाहिए हो तो। ईशान को लगा कि ये प्लॉट जो है ये हॉरर स्टोरी के हिसाब से बहुत तगड़ा है। उसने कहा रुको ये किताब ना रख लो अपने पास, मैं अभी आता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी सुना नहीं, तो मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में। उसने आज उस किताब के बारे में ही पूरी कहानी लिख डाली कि भाई एक किताब एक लड़के को मिली, उसने ऐसे ऐसे किया और काला जादू हो गया। उसके बाद में उस किताब ने उसे मार डाला। ये जितनी भी बात मैंने आपको बोली और जो ईशान ने मन घड़ंत कहानी यहां पे बना करके डाल दी, ये चीज सच हो जाएगी इसका अंदाजा उसे नहीं था। उसने अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाई। दोस्तों ने कहा हाँ यार इसमें तो स्पूकीनेस थोड़ी बहुत लग रही है। उसने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई थी इस बार और उसके दोस्तों को ये चीज पसंद आई। ईशान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था। ईशान ने सोचा एक बार सिर्फ उससे मुलाकात करने के बाद में ही अगर वो किताब मेरा इतना भला कर सकती है, तो अगर मैं उसे ले लूं और जो वो किताब कहे वो मैं कर दूं तो क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि ईशान वैसे तो इंटेलिजेंट था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कब इंसान कौन सी बेवकूफाना हरकत कर दे इसका जवाब किसी पे नहीं। ईशान गया और उसने कहा ठीक है भैया, ये किताब मैं 200 में तो नहीं 125 रुपए में लूंगा। उसने ऐसे ही बोल दिया। उसने कहा ठीक है सर 125 रुपए ले लो। ईशान को बड़ा अजीब लगा कि 125 रुपए की किताब। वो खुश होकर के आ गया कि मैंने दुकानदार को बेवकूफ बना दिया। उसे नहीं पता था कि वो अपने साथ कितनी बड़ी आफत लेके आ गए। किताब को उसने रखा, किताब खोली उसने और देखने लगा उसके पेपरों को पलट के कि शायद इन पेपरों पे कुछ लिखा हुआ आए, बाद में आए तो ऐसा कुछ हो। कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया। कॉम्प्लीमेंट्री किताब जो साथ में मिली थी उस पे सब कुछ लिखा हुआ था कि आपको इस किताब को कैसे यूज करना है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि किताब इतनी पुरानी, कॉम्प्लीमेंट्री किताब इतनी नई, छोड़ो उन बातों को, वो जो भी है, लेकिन ये किताब मेरी मदद कैसे करे, बात सारी ये है। उसने किताब को बंद किया और वो सोने चला गया। सोचा कि 1-1.5 घंटे सो जाता हूं और फिर उठ के देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। उसको याद था कि किताब को उसने बंद किया था और उसके पास में कोई पेन उधर नहीं था।
जब वो उठा तो किताब खुली पड़ी थी और पेन जो है उसका ढक्कन पीछे की तरफ लगा हुआ था। जब कोई इंसान लिखता है तो ढक्कन पीछे लगा देता है। कई लोगों की आदत होती है ढक्कन साइड में रख देते हैं, कई लोग पीछे। वो वैसे रखा हुआ था। ईशान को लगा ऐसा तो कुछ नहीं किया था मैंने, शायद मन का वहम होगा, पता नहीं, जो भी है ठीक है, मैं इस किताब को देखता हूं कि आखिर मामला क्या है। ईशान के सामने वो बुक खुली पड़ी थी। ईशान पहले वॉशरूम गया और जब वो वापस आया वो उस बुक को ही देख रहा था, पास से देख रहा था उस बुक को, और जैसे कि उस बुक के अंदर वो घुसी जाए ऐसे वो उसको देख रहा था, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं था। ईशान पता नहीं किससे बात कर रहा था किससे नहीं। वो ऊपर छत की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं यार, मैं भी कैसी बेवकूफाना बातों में फंस जाता हूं। उस दुकानदार ने मुझे यहाँ पे बना दिया और मैं बनकर के आ गया। मुझे समझना चाहिए था ये चीजें नहीं होती। उसने ये चीज बोली और वो पीछे मुड़ करके खिड़की की तरफ चला गया। जब वो वापस पलटा तो बुक के ऊपर कुछ लिखा था और इस बार लिखा था, उसने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, मैं सचमुच तुमसे बात कर सकती हूं। ईशान ने कहा ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये किसने लिखा? पेन उधर ही पड़ा था और उसको लिखने की आवाज भी नहीं आई थी। वैसे ही सर्दी थी उस वक्त पर उत्तराखंड में, दिसंबर के आसपास की बात थी। उसको कोई आवाज नहीं आई थी और ये सारा खेल महज 1-2 सेकंड में हो गया। ईशान अपनी कुर्सी को खिसकाता है, वापस अपनी टेबल पर बैठता है और अब उसकी क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी आपको, ईशान वॉज अ ब्रेव चाइल्ड। बचपन से ही वो डरता नहीं था। उसने कई बार ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता। उसके पास्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी बात करूं, तो उसने कई बार चोर डकैतों को भी पकड़वाया है। बहुत अच्छा था वो और इसलिए उसको ये चीज जो थी ये डरा नहीं पाई। वैसे ही हॉरर का शौक तो था ही। ईशान ने वापस से बोला, वो लिख नहीं रहा था, उसने बोला क्या तुम मुझे सुन सकती हो या सुन सकते हो? आंसर आया यस, मैं तुम्हें सुन सकती हूं। उसने कहा ठीक है, तो तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो? उसने कहा हां। तो इतने में ही उधर लिखा हुआ आया बुक के ऊपर, सो यू आर मिस्टर, बस इतना। ईशान को लगा कि मुझे इधर कुछ लिखना चाहिए। उसने लिखा माय नेम इज ईशान खान। उसने कहा ठीक है। बुक के ऊपर आगे लिखा हुआ आया, मिस्टर ईशान खान, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूं। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। ये तो बुक के ऊपर लिखा हुआ आया, लेकिन इतने में ही ईशान को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, बस जो मैं कहूं उसे कर दो, एक बार उसे कर दो, बस मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम जो मांगोगे वो दूंगी, एक बार जो मैं कह रही हूं वो करो। ईशान ने पीछे मुड़ के देखा कि ये आवाज किसकी थी और कमाल की बात यह है कि जब तक वो सेंटेंस खत्म नहीं हो गया ईशान अपनी गर्दन नहीं घुमा पाया, जैसे किसी फोर्स ने उसके मुंह को पकड़ रखा हो। ईशान ने कहा कौन है, कौन है यहां पे? और ये आवाज किसी औरत की थी। ईशान को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसको वही बात याद आई कि जब मैंने इस किताब को देखा तभी मेरी एक कहानी इतनी बढ़िया हो गई, तो अगर मैं छोटी सी बात मान भी लूंगा तो क्या हर्ज है, मान लेते ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ईशान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। ये उसने लिखा नहीं, ये उसने बोला। बुक ने कहा गुड, एक काम करो, अपनी एक खून की बूंद इस किताब के ऊपर टपकाओ। ईशान को लगा ये बात तो मैंने कहीं पढ़ी थी। उसने वो काले जादू वाली किताब खोल के देखी, उसके अंदर ये चीज लिखी थी कि पहले एक खून की बूंद को टपकाना है या फिर
वो आपसे कोई मांस का टुकड़ा मांग सकती है, या फिर आपके बाल या आपकी स्किन, ये सारी चीजें लिखी थी। इनमें से उसने पहले खून की डिमांड करी। ईशान को बात समझ में आ गई थी। और उधर चारों जो किताब थी वो बहुत छोटी छोटी थी। एक किताब जो थी वो तो काफी मोटी, 1000 पेज की, वो काफी पतली थी, महज यहां पर 3-4 पेजेस की, नोट्स के बराबर थी वो किताब। और किताब भी कहना मुश्किल ही है। बाकी में तो आप समझ लीजिए 2 पेज 3 पेज ऐसे ही थे। और लंबी किताब थी वो, काफी लंबी। जो छोटी छोटी किताबें थी वो काफी लंबी थी। तो उसने उन सारी किताबों को पढ़ा था और उसके अंदर कुछ ऐसा ही लिखा था। डीप में ये चीज मेंशन थी कि वो किताब इस तरीके से करेगी, और अगर तुम उसका कहना मानोगे तो तुम्हें यहां पे अपार कुछ भी मिल सकता है। अपार संपत्ति, अपार इधर फेम, जो तुम चाहो, अपार आइडियाज, जो भी तुम चाहो वो तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है, तुम्हें कोई लड़की प्यार नहीं करती या कोई लड़का प्यार नहीं करता, वो सब तुम्हारे दीवाने होंगे। चेहरा बदसूरत है तुम्हारा, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चीज उन काले जादू की किताबों में यह भी लिखी थी कि ये किताब कभी कभी आपसे कुछ अजीबोगरीब चीजें भी मांग सकती है। वो सिर्फ एक ही बार डिमांड करेगी। एक बार तो यह भी लिखा था कि आपके जो हाथ का नखून है उसको तक वो शायद उखड़वा दे और कहे कि इसकी बलि इधर दो। या आपके बाल जो हैं, शरीर के बाल, वो सारे वो मांग सकती है, चाहे सर के बाल हो, चाहे हाथ के, चाहे छाती के, कहीं के भी। ये सब बातें थी। लेकिन ईशान को तो उसने बहुत छोटी सी बात बोली, सिर्फ खून की बूंद। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने आप को बस पिंच ही तो करना था उसे। एक कोई भी कील से पिंच करता, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड बाहर आ जाती। बट ईशान बीइंग ईशान, ईशान में दिमाग बहुत था। उसने सोचा अपना खून क्यों दूं, इधर किसी और का भी तो खून दिया जा सकता है, और क्या पता तब बात बन जाए। उसके रूम के अंदर मच्छर थे, 1-2 मच्छर थे। उसने उन मच्छरों को मारा, और मच्छर को मार के, जो मच्छर हाथ पे चिपक जाता है, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, उस मच्छर को निकाल करके, ऐसे खुरोच कर निकाल करके, वो जो ब्लड होता है वो उधर ऐसे लगा दिया। ये चीज उसने लगाई और उसने सोचा अब देखते हैं अब क्या होता है। बुक में से अंदर से रिप्लाई आता है, नेवर डू दिस अगेन। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। दिस इज योर लास्ट चांस। इफ यू वॉन्ट मी टू स्टे हेयर आई विल, बट यू हैव टू गिव मी योर ओन ड्रॉप ऑफ ब्लड। ये उसने बोला। ईशान समझ गया था बात ऐसे नहीं बनेगी, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पता नहीं वो डर क्यों नहीं रहा था। मेरे समझ में ये बात अभी तक नहीं आ रही। वो किताब उससे बात कर रही है, कभी तो पीछे से कोई औरत बोलती है, कभी वो किताब उससे बात कर रही है। उसने यही किया, उसने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड वहां डाल दी। अब जैसे ही खून की बूंद या पानी की बूंद भी पेपर पे गिरेगी तो पेपर उसे सोख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्रॉप वहीं पड़ी रही। अब उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। किताब आगे कुछ नहीं बता रही थी। उसने सोचा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री किताब्स मिली हैं इनके अंदर कुछ लिखा हुआ होगा। उसने उन्हें खोला तो उधर लिखा था कि एक बिल्ली का बाल, बिल्कुल काली बिल्ली का बाल जो है वो इधर तोड़ करके लाओ और उसे उस ब्लड के ऊपर रखो। इसी के साथ में किसी जानवर का कच्चा मांस, बहुत छोटा सा मांस का टुकड़ा जो है वो भी उधर रखो, और इसी के साथ साथ आपका जो इधर पेशाब होता है उसकी 1-2 बूंद उसको भी इसके ऊपर डालो। ये रिचुअल था। बड़ा ही अजीब रिचुअल था, मगर जो था वो था। उसने कहा ये सारी चीजें बड़ी आसानी से मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि ईशान के पास में एक बिल्ली भी थी, एक कुत्ता भी था, मांस वो खाता था, और भाई अपने ही सूसू की 1 बूंद देना कौन सी बड़ी बात है। उसने यही किया, अपनी बिल्ली का एक बाल तोड़ कर लाया, और इत्तेफाक से वो बिल्ली सफेद और काली थी, तो काले जो बाल थे वो उसने वहां से तोड़ लिए। चिकन का टुकड़ा था, उसको वो ले आया,
इसी के साथ में एक बूंद अपने सूसू की उसने ली, इन सारी चीजों को कटोरी में उसने डाला और ऊपर से ऐसे पोर कर दिया उस किताब के ऊपर, उस किताब पे डाल दिया। ये सारी चीजें जब उसने डाली तो उसने देखा वो किताब एकदम से बंद, बिल्कुल बंद। ईशान ने उसे खोलने की कोशिश करी लेकिन वो किताब हिल रही थी, ऐसे ऐसे हिल रही थी और कुछ 30 सेकंड के बाद वो किताब रुक जाती है, बिल्कुल सब कुछ एकदम नॉर्मल। ईशान को लगा अब बात बन जाएगी। उसने उस किताब को खोल के देखा, किताब में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन कुछ 2-4 सेकंड के बाद में एक चीज लिखी हुई आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ देयर इज नो वे आउट। मतलब अब तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। ईशान को लगा ये क्या मजाक हुआ। अब वो बैठा हुआ था, उसे लगा कि शायद वो औरत कुछ बोलेगी या ऐसा कुछ होगा, हवा चलेगी तो बाल उड़ेंगे, कुछ तो होगा। 2 घंटे वो बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। अब रात के यहां पर 2 बज चुके थे। ईशान को थोड़ी नींद आ रही थी, वो यहां पर सोने चला गया। उसने सोचा 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट सो जाता हूं, फिर देखते हैं कि क्या किया जाना चाहिए इस किताब के साथ। वो सोने चला गया और ठीक 1 घंटे के बाद में अचानक उसकी आंख खुल गई। कैसे उसकी आंख खुली उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी थी उसके अंदर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किताब का जब ये रिचुअल पूरा हो रहा था तो किताब ने उससे पूछा था कि तुम्हें यहां पे क्या चाहिए। तो ईशान के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसने कहा था स्टेबल माइंड। अब आप समझिए, कोई भी इंसान पैसा मांगेगा, यहां पर फेम मांगेगा, लड़का होगा तो सच्चा प्यार मांगेगा। ईशान ने मांगा था स्टेबल माइंड, जिससे वो एटलीस्ट जो भी चाहे वो पूरा कर सके। बहुत समझदार था वो लड़का। किताब ने उसी वक्त कहा था उसे नो। ये किताब ने लिख दिया। ईशान ने इसके बाद में अपनी विश को चेंज किया और उसने कहा मनी। जब उसने मनी लिखा था तब ये चीज लिखी हुई आई थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज नो वे आउट। मतलब आप समझ लीजिए, वो किताब आपको मैटेरियलिस्टिक चीजें दे देगी, पैसा दे देगी, लड़की दे देगी, लड़का दे देगी, फेम दे देगी, ये सब चीजें मिल जाएंगी, घड़ी दे देगी, कार दे देगी, घर दे देगी। लेकिन अगर आप उससे मांगे कि आपके पास में एक स्टेबल माइंड हो या हेल्दी शरीर हो, वो चीजें पूरी नहीं होंगी। वो बाकी आपको कुछ भी दे सकती है। ये उसकी लिमिटेशंस थी जो ईशान को उसी वक्त समझ आ गई थी। अब ईशान अगर चाहता तो उस मोमेंट पे उस किताब को छोड़ सकता था, लेकिन उसने यहां पर मनी मांगी, जिस मनी की कोई कमी भी नहीं थी उसके पास में, लेकिन अपने आप को प्रूफ जो करना था। ईशान सो गया और 3 बजे वो उठा तो उसको लगा उसके शरीर में जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुत एनर्जी थी। न जाने उसके साथ क्या हुआ, वो उठा, उठ करके बैठा और उसने यहां पे कहानियां लिखनी शुरू कर दी। लगातार वो कहानियां लिखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेन को वो नहीं, कोई और शक्ति चला रही है। उसके दिमाग में आइडियाज पे आइडियाज, आइडियाज पे आइडियाज, ये सारे दौड़ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। कितने दिनों से वो उठा हुआ था, प्यासा था, भूखा था, उसे कुछ याद नहीं। उसे ये भी याद नहीं था कि सुबह हो रही है कि शाम हो रही है, लेकिन उसे ये जरूर मालूम चला कुछ यहां पर अंदाजे से 2-3 दिन के बाद में कि उसने उस किताब को पूरा कर लिया है। ईशान लिखने में स्लो था। उसने यहां पर 300 हॉरर स्टोरीज लिख डाली है। एक ईशान जो कल तक आउट ऑफ आइडियाज था, आज 300 स्टोरीज को लिख डालता है। उसने पूरे 1000 पेजेस की वो किताब भर दी। ईशान ने जैसे ही ये चीज करी, उसने एक राहत की सांस ली और उसे अंदाजा हुआ कि वो कितना प्यासा है। उसने पानी की बोतल उठाई तो उसे पिया।
बाहर उसके जानवर यहां पर भूख से चिल्ला रहे थे, कुत्ते और बिल्ली को जो इधर गार्डन में रखे हुए थे उनको जाकर के उसने यहाँ पे खाना और पानी दिया। वो भी इधर ईशान के ऊपर गुस्सा थे कि ईशान ने 3 दिन से उनकी कोई खबर नहीं ली। उन्हें उसने यहाँ पर खाना पानी दिया तो वो फटाफट से सब कुछ खा गए, बहुत भूखे थे। सेम गोज टू ईशान एज वेल, वो भी बहुत भूखा था। जो भी मिला उसने घर में उसको खा लिया। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, बाल उसके बिखरे हुए थे, होठ उसके सूख चुके थे, पूरे चेहरे पे डेड स्किन आ चुकी थी क्योंकि वो नहाया वगैरह नहीं था। ये चीज कैसे पॉसिबल थी? उसे अंदाजा नहीं कि ये कब हुआ। आज उसने डेट देखी तो डेट थी 26 दिसंबर 2014। उसे याद आया मैं कहानी लिखने 23 दिसंबर 2014 को बैठा था। यानी कि 3 दिन तक वो नॉन स्टॉप कहानियां लिख रहा था। एंड रिजल्ट अच्छा था। उसने बुक को नहीं पढ़ा, वो काफी खुश। उसने 2-4 स्टोरीज को मेल करके अपने दोस्तों को भेजा और कहा ब्रो मैं पिछले 3-4 दिन से उत्तराखंड में हूं एंड मैंने यहां पर ये सब कुछ लिख डाला। 300 स्टोरीज लिख दी। उन्होंने कहा 300? ये मतलब कितनी किताबें लिखती तूने और कितने दिनों में? प्रिंट करवाई है क्या? उसने कहा नहीं, अपने हाथों से लिखी है। वो लोग हैरान कि ये पागल आदमी क्या कर बैठा, ऐसे तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता, ये तो सुपर ह्यूमन वाले ट्रेट्स हैं। उन्होंने स्टोरीज को पढ़ा, शॉर्ट स्टोरीज थी वो, 3-4 पेजेस की एक स्टोरी, यही मान लीजिए। उनको वो स्टोरीज बहुत पसंद आई, बहुत स्पूकीनेस थी, हर एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से डिफरेंट। उन्होंने कहा ईशान ये तो कमाल है यार, तूने जो भी लिखा है ये बहुत अच्छा है, तू जाकर के इसे किसी पब्लिशिंग हाउस को दिखा और पब्लिश करवा। वो गया और उसने अपनी कहानी यहां पर एक पब्लिशर को दी। पब्लिशर ने भी पढ़ी, वो भी बहुत खुश। उसकी एक किताब यहां पर छप चुकी थी और जैसे ही वो छपी तो महज कुछ 3-4 दिन के अंदर ही कई हजारों कॉपीज उसकी बिक गई। ईशान खुद पागल हो गया कि इतनी ज्यादा इन कहानियों को कौन पसंद कर रहा है। नया मार्केट में एक राइटर उतर चुका था, ईशान खान द स्टोरी टेलर। ये बहुत बड़ी बात थी। ईशान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो बहुत खुश, बहुत बहुत खुश। आज उसने ठान लिया था कि ये सब कुछ जो है ये उस किताब की ही मेहरबानी है और इसका सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगा। ना ही तो वो उस दुकान पर गया जहां से उसने वो किताब ली थी। लेकिन कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले थोड़ा खिलाया पिलाया जाता है। अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ मजाक था। ईशान घर आया। घर आकर के कुछ 1-1.5 घंटे वो सोया होगा कि दोबारा से ये सिलसिला चालू। वो दोबारा उठता है, दोबारा से इधर कहानियां लिखनी शुरू कर देता है। वो लिखे जा रहा था मानो इस बार 1000 पेजेस की किताब भी कम पड़ गई हो। जितने भी इधर नोट पैड्स थे उसके पास में उन सभी को उसने भर दिया। कुछ यहां पर इतनी सारी उसने किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें उसने लिख डाली। उसकी गर्लफ्रेंड रश्मि जो थी, उसने जयपुर में उसके दोस्तों से पूछा कि कहां गया ईशान, मुझे कुछ बताया नहीं, कहां चला गया। तो उन्होंने कहा हम बता तो देंगे कहीं ईशान गुस्सा ना हो। तो उसने कहा मुझे शांति से बताओ कि ईशान कहाँ है। तो उन्होंने बता दिया कि वो उत्तराखंड में है। अब थोड़ी सी मैं बात इधर ईशान और रश्मि की कर लूं। ईशान और रश्मि का एक पर्सनल टाइम होता था रात के 12 से 1:30 बजे का। इस वक्त पर वो लोग वीडियो कॉल भी करते थे एंड इसी के साथ साथ एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सेक्स चैट, वो सब कुछ भी वो लोग किया करते थे। और एंड इधर बाकी भी काफी सारे काम वो लोग करते थे, लिविंग वगैरह में भी रहे थे वो लोग। एंड पेरेंट्स जो थे ईशान के, वो इस चीज को लेकर के काफी ओपन भी थे, ये कोई बात नहीं। तो रश्मि को एक बात मालूम थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के 12 बजे के बाद में ईशान किसी भी हालत में उसका फोन उठाए बिना नहीं रह सकता। वो रश्मि की आवाज का दीवाना था। रश्मि उसके लिए बहुत पागल थी। दोनों ही बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे।
एंड उनका ये रहता ही था कि या तो हर दिन या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे वो लोग इधर सेक्स भी करते थे। लेकिन ये चीज कुछ 4-5 दिन से गायब थी, ना ही ईशान का कोई इधर पता था। तो रश्मि को भी फिक्र हुई कि आखिर ईशान कहाँ चला गया। उसने कई बार उसे कॉल करी बट उसने कॉल नहीं उठाई। रात के 12 बजे भी उसने यहाँ पर कॉल करी, उसको यहाँ पे कई सारे मैसेजेस ड्रॉप किए, फेसबुक मैसेंजर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, हर जगह पे उसने यहाँ पे मैसेजेस ड्रॉप किए कि अगर ईशान दूर है तो एटलीस्ट जो उनका डेली रूटीन है उसे तो वो फॉलो अप करे। बट ईशान जो था वो इधर किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा था। तो रश्मि को ये चीज गवारा नहीं थी, वो चली गई उत्तराखंड। उसको दोस्तों ने बता दिया था कि वो उत्तराखंड पे है। उत्तराखंड वो गई, उत्तराखंड में जाकर के गेट को यहां पर बजाया बट गेट ईशान ने नहीं खोला। पहले तो उसे लगा कि शायद ईशान सो गया होगा या फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बट ऐसा नहीं था। उसने बहुत गेट बजाया, ईशान ने गेट नहीं खोला। लेकिन उसके पास में भी एक डुप्लीकेट की थी, क्योंकि ईशान जो था डुप्लीकेट चाबी को इधर गार्डन में एक गमले के अंदर रखता था, जिसका पता सिर्फ और सिर्फ रश्मि को ही था। क्योंकि कई बार वो लोग इधर आते थे एक तरह से अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, वो लोग साथ में इधर आया करते थे, तो उसको मालूम था। और वहां के जो जानवर थे, एक कुत्ता और बिल्ली जो मैंने आपको बताया, वो भी वाकिफ थे रश्मि से और रश्मि को बहुत प्यार करते थे। रश्मि गेट खोल के अंदर आती है और वो इधर देखती है कि ईशान का जो कमरा है वो बंद पड़ा है। अंदर से बंद नहीं है बट ऐसे बंद है कि उसको खोला जाए तो खुल जाए। उसने खोलकर देखा, उसके कमरे के अंदर बहुत बदबू थी। उसकी शक्ल उसने देखी, आंखों के नीचे कंप्लीट डार्क सर्कल्स थे, आंखें लाल पड़ी हुई थी। उसने उंगलियों को देखा ईशान की, तो उंगलियां जो थी उन पर निशान बन चुके थे। आपको मालूम होगा कि जब हम पेन से बहुत देर तक लिखते रहे, कंटिन्यूसली 2-3 घंटे तक लिखे, तो इधर निशान वगैरह पड़ जाते हैं। आप स्कूल वगैरह में भी समर हॉलीडेज में हम असाइनमेंट्स जब लास्ट टाइम पे कंप्लीट करते थे तो यही हाल होता था सबका, ऐसा ही समझ लो। लेकिन हाल उसका और भी बुरा था। वो स्किन लगभग जल गई थी और देख करके बस यही लग रहा था कि बस थोड़ी सी ही स्किन बची है और बाकी सिर्फ इधर मांस आ चुका है बाहर। उसने ईशान को झंझोड़ा और कहा, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, क्या कर रहे हो तुम? ना फोन उठा रहे हो, ना मेरे से बात कर रहे हो, कि मुझे तुमने बताया भी नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। ये क्या हरकत है ईशान? अपनी शक्ल देखो, अपनी दाढ़ी देखो कितनी बढ़ चुकी है, बाल देखो अपने तुम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ना नहाए हो, ना धोए हो, ना खाना वाना तुमने खाया होगा, और शक्ल देखो, होठ तुम्हारे सूखे पड़े हैं, पानी वानी भी पिया ही नहीं पिया, ये बोतल तुम्हारे पास में रखी है, किस लिए, क्या कर रहे हो? ईशान बस चुपचाप इधर रश्मि की बात को सुन रहा था। रश्मि ने उसे थोड़ा पानी पिलाया और उसने कहा, जाओ तुम पहले फ्रेश हो गया, उसके बाद बात करते हैं। ईशान गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, मुंह वूह धोया उसने, तो जितनी भी कालस थी चेहरे से वो उतरी। डार्क सर्कल्स तो अभी भी थे, वो उतनी जल्दी नहीं जाते। रश्मि ने कहा, देखो मैं समझ सकती हूँ तुमने जो किया है, तुम्हारे दोस्तों ने मुझे ये बात बताई है, ऑल्दो मैंने अभी तक कहानियां नहीं पढ़ी, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ईशान, मैं इतनी वैल्यू करती हूँ तुम्हारी, तुम्हें भी तो थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए। एंड व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये चीज सही नहीं है। ईशान बस सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। वो ईशान को यहाँ पे हक करती है और कहती है, चलो थोड़ा खाना वाना खा लो और आज कोई मूवी देख के आते हैं। वो मूवी देखने के लिए चले गए। ईशान और वो मूवी देख रहे थे और ईशान नॉर्मल हो चुका था। इस मूवमेंट पर वो नॉर्मल था। रश्मि और ईशान ने कॉर्नर सीट यहाँ पे बुक करवाई थी और इधर जो मूवी थी वो एक इरोटिक थ्रिलर थी। तो इधर रश्मि जो थी वो ईशान को यहाँ पे किस करने लगती है। और ईशान की एक आदत थी कि कभी भी वो रश्मि को मना नहीं करता था, लेकिन आज न जाने क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने मना किया। लेकिन रश्मि को उस पर आज बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसको किस करना कंटिन्यू किया और वो लगातार उसको यहाँ पर किस किए जा रही थी। न जाने ईशान को क्या हुआ। पहले तो वो अपनी फीलिंग्स में बह गया, बट उसी के बाद में उसने यहाँ पर अपनी किस को इधर तोड़ा और उसने कहा, आई नीड टू गो टू द लू, मुझे बाथरूम जाना है। रश्मि को बड़ा अजीब लगा क्योंकि ये बिहेवियर बहुत ऑड था। उसने कहा,
ठीक है जाओ। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर सब चल क्या रहा है। आधे घंटे हो गए, ईशान वापस नहीं आया। रश्मि गई और आज उसने मेंस टॉयलेट के अंदर जाकर के देखा कि यहां पर ईशान अपने मोबाइल में कुछ बोल रहा है, रिकॉर्डर ऑन कर रखा, उसमें बोले जा रहा है। जैसे पेन तो उसके पास है नहीं लिखने के लिए, तो इस कहानी को वो बोल करके रिकॉर्ड कर रहा है कि कल मैं इस कहानी को लिख दूंगा या फिर आज ही लिख दूंगा। रश्मि को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक ही थप्पड़ उसके दे करके मारा और कहा तुम चुपचाप घर चलो। घर वो लोग पहुंचे, रश्मि चिल्लाए जा रही थी, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो, कुछ अंदाजा है तुम्हें और कितना मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूं, और ये तुमने क्या बना रखा है, अपना हाल देखो तुम। मैं मानती हूं तुमने कहानियां लिख दी हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें तुमने भर दी हैं, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो नहीं सो रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या? ईशान यू नीड रेस्ट, बिलीव मी। ईशान बस यही सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। रश्मि ने कहा ठीक है, मेरी बात का कोई असर नहीं ना, मैं जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए। वो जा रही थी कि इतने में ईशान को एक आवाज सुनाई देती है, इसे मार दो, खत्म कर दो इसे। ये आवाज उसने सुनाई दी। उसने रश्मि का हाथ पकड़ा और कहा तुम जा रही हो, मत जाओ। रश्मि ने कहा मुझे मनाने से कोई फायदा नहीं। उसने कहा बात वो नहीं है, मुझे ना मैम ने ऑर्डर दिया है और मैं मैम का ऑर्डर टाल नहीं सकता। रश्मि ने कहा मैम कौन मैम, कहां पे है, पागल वागल हो क्या क्या बातें कर रहे हो? उसने कहा मैम ने ऑर्डर दिया है, तुम्हें मारना है। उसने कहा बड़ी अजीब सी बात है, क्या 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 पागल वागल हो क्या, मजाक कर रहे हो क्या? ईशान देखो ये मजाक अच्छा नहीं है। वो यही बोल रही थी कि ईशान ने बेसबॉल बैट उठाया और रश्मि के सर पे देकर मारा, और तब तक देकर मारता रहा जब तक रश्मि की डेथ नहीं हो गई। रश्मि की डेथ हो चुकी थी। ईशान वहां खड़े खड़े हंस रहा था और उसने रश्मि के खून से दीवार पर लिख दिया सॉरी, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता ना तो मेरी कहानी कैसे पूरी होती। वो मैम मुझे मार डालती, मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता, उनका हुक्म सर आंखों पर। आई एम सॉरी रश्मि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये उसने बोला। इसके बाद खैर इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगा कि क्यों ईशान ऐसी हरकतें कर रहा था, उस किताब का क्या राज था, ईशान का ये राज खुल पाता है नहीं खुल पाता है। एक बात याद रखना आप, ये कहानी सिर्फ ईशान तक ही सीमित नहीं रहेगी। ईशान का किस्सा तो क्लोज होने ही वाला है बहुत जल्द, लेकिन उसके बाद ये कहानी एक नया मोड़ लेगी। तो उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए, कल उसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप बताइए आपकी क्या थ्योरीज हैं, क्या हो सकता है सेकंड पार्ट के अंदर, वो मैं जानना चाहूंगा। बाकी आप कल तक का इंतजार कीजिए, और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। कल मिलता हूं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।